अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 213 इल्जाम। नरेन की समझ में नहीं आ रहा था कि बापू के इतने बड़े इल्जाम के जवाब में वो क्या सफाई दे। वो तो अच्छा हुआ कि अम्मा ने बापू से पहले ही कॉल कर लिया था, वरना नंदराय के सामने जवाब देने में तो उसे और भी ज्यादा मुश्किल होनी थी। दूसरी तरफ से अम्मा ने ऐसे खामोश देखा तो कुछ गुस्से में बोली, अरे अब ऐसे मूर्ति बनकर खामोश क्या है? अच्छा चल, बापू को नहीं बताएगा तो अपनी अम्मा को बता दे। क्या सच में वो लाली ही है बेटा? अम्मा की बात पर नरेन जैसे ख्यालों से जागा और फिर खुद झुंझलाते हुए बोला, अरे तुम और बापू ऐसा क्यों सोच रहे हो अम्मा, जबकि तुम दोनों भी सामने से उस लड़की से मिल चुके हो। वो लाली नहीं है अम्मा। अगर वो लाली होती तो तुम ही बताओ कि उस गांव की लड़की में इतना बदलाव कैसे आ सकता था। सच बताऊं तो पहले पहल मुझे भी कई बार इस बात पर शक हुआ था। फिर मैंने बातों बातों में न जाने कितनी बार उससे कई सारे बातें पूछी और उन सब बातों का निचोड़ यही निकला कि उसकी सिर्फ शक्ल काफी हद तक लाली से मिलती है, लेकिन वो कहीं से भी लाली है ही नहीं। अरे तू ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है? बस यही पूछना था बेटा। मेरा बापू तो काफी गुस्से में था, लेकिन मैंने उसे समझाकर शांत कराया। न जाने क्यों से ब्याह के पहले दिन से ही ऐसा लगता है कि तुम दोनों में कोई ना कोई बात तो जरूर थी। उस पर वो जो छोरी भागी तो मेरी लिखी हुई चिट्ठियां नंदू के हाथ लग गई। अब जब सारे सबूत किसी के भी खिलाफ होंगे तो कोई भी शक करने के लिए मजबूर हो ही जाएगा ना। इसीलिए बापू की तरफ से अपने मन में कोई मैल मत रखना। लेकिन ये सब सुनकर नरेन काफी अपसेट सा हो गया था। उसने उसी तरह उलझन भरे लहजे में कहा, लेकिन अब शक करने की भी कोई हद होती है अम्मा। और एक पल को ये मान भी लिया जाए कि वो लैला नहीं लाली ही है, तो तुम बताओ अम्मा, बापू क्या करेंगे? क्या वो उसे यहाँ से वापस गांव ले जा सकते हैं? फिर उसे पहले की तरह जबरदस्ती पत्नी बनाकर रख सकते हैं? कभी नहीं अम्मा, कभी नहीं। तो फिर अब उसके बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? वैसे भी आप लोगों ने अपनी तरफ से उसका श्राद्ध कर ही दिया है, तो अब वो जिए या मरे, फिल्मों में काम करे या कहीं और, आप लोगों को उसकी टेंशन क्यों होनी चाहिए? अम्मा का इतना सुनना था कि उन्होंने गुस्से में कहा, अरे चुप कर, नंदू की ब्याहता पत्नी है वो। अगर वो वाकई लाली है तो नंदू से हक से वापस अपने घर लाकर रख सकता है, पर तू हमारे घर का लड़का होकर उस लाली की इतनी तरफदारी क्यों करता है? कभी कभी तो मुझे भी नंदू की बातें सच ही लगने लगती हैं। कहकर अम्मा ने गुस्से में कॉल कट कर दिया, जबकि इस पूरी बात को सुनकर नरेन खुद ही गुस्से में तिलमिला सा गया। फिर उसने जोर से अपने बालों को भींचते हुए कहा, उफ, ये लैला लॉली का चक्कर, इस चक्कर ने तो वाकई मेरा भी दिमाग घुमा दिया है। उसकी बातें सुनकर तो वाकई में किसी को भी शक हो जाएगा। और फिर उस दिन वो गांव की छोरी वाला उसका गेटअप, मैं तो खुद भी चौंक सा गया था कि बापू को बार बार ये क्यों लगता है कि मेरा और लाली के बीच में कोई चक्कर था। हाँ, हम उम्र होने की वजह से एक लगाव सा हो गया था उससे। उस पर वो जिन हालात में थी उसे थोड़े अपनेपन का एहसास दिलाना भी जरूरी था, वरना जिस तरह से उसने ब्याह के दूसरे तीसरे दिन ही सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उस तरह से तो वो बापू के घर में 1 साल तो क्या 1 हफ्ते भी नहीं रह पाती। ऐसे में बस इमोशनल सपोर्ट देने को पता नहीं बापू ने क्या समझ लिया और अपने ही बेटे पर शक करने लगे। ये सब सोचते हुए नरेन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके दिमाग की एक एक नस अब फटने को तैयार है। अब वो मन ही मन सिर्फ इसी सवाल का जवाब तैयार कर रहा था कि जब बापू का फोन आएगा तो वो उन्हें सही ढंग से जवाब दे पाए। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बापू को आखिर लैला के लाली न होने के बारे में यकीन कैसे दिला पाएगा। लैला भी ब्रेकफास्ट करके बैठी ही थी कि तभी पार्थो का फोन आया। उसने लैला की आवाज सुनते के साथ कहा, तुम्हारे कहे मुताबिक 1 हफ्ता बीत चुका है लैला, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तुमसे एक बार कॉल करके पूछ लिया जाए कि तुमने शूटिंग के बारे में क्या सोचा है। लैला ने कुछ सोचते हुए कहा, बस 2 दिन की बात और है, फिर मैं बताती हूँ आपको। तब पार्थो ने अचानक से कहा, वो मैं तुमसे एक और बात कहने के लिए फोन कर रहा था। दरअसल दिव्या कह रही थी कि कुछ शॉट्स जो उसके और तुम्हारे हैं वो तुम्हारे साथ रिहर्स करना चाहती है, वो भी ऑन कैमरा। एक तरह से स्क्रीन टेस्ट समझ लो, तो अगर तुम कुछ वक्त दे सको तो बेहतर होगा।
पार्थो की ये बात सुनकर लैला कुछ चौंक सी गई और उसने मन ही मन में खुद से कहा कि दिव्या को कब से मेरी और उसकी केमिस्ट्री की फिक्र सताने लगी, जो शूटिंग से पहले ही मेरे साथ रिहर्सल करना चाह रही है। जाने क्यों ये बात कुछ मानने वाली नहीं लग रही। लैला भी मन में सोच ही रही थी कि तभी पार्थो ने फिर कहा, देखो लैला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात कुछ अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि पिछली फिल्मों के दौरान तुम्हारा और दिव्या का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं रहा है। लेकिन दिव्या इन इश्यूज की वजह से अपनी आने वाली फिल्म में कोई असर नहीं आने देना चाहती है, जिससे कि फिल्म पर कोई असर पड़े, इसीलिए उसने ये फैसला लिया है। पार्थो ने जब उसे इतना समझाकर कहा तो लैला को भी लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रही है, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ कि मुझे कब टाइम मिलता है। पार्थो ने उसे तैयार होते हुए देखकर कहा, आज तो छुट्टी है, अगर तुम आज ही वक्त निकाल सको तो बेहतर होता। न जाने क्यों लैला को पार्थो का इस तरह से जोर देकर बोलना कुछ अटपटा सा लग रहा था, लेकिन पार्थो ने उस पर लगातार प्रेशर बनाते हुए कहा, अब जो ये सोचोगी कि तुम पूरी तरह से फ्री रहो तब ये रिहर्सल हो, तो अभी फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। अब तो शायद तुम्हें अगले ही हफ्ते फिर से छुट्टी मिले। पार्थो जितनी भी बातें कह रहा था वो सबकी सब लॉजिकल थी। थक हार कर लैला ने कहा, ठीक है, मैं 2 बजे तक आपके सेट पर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर लैला ने कॉल कट कर दी, क्यों, जैसे कि किसी मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा लिया हो। अब लेकिन ये आने वाला वक्त बताने वाला था कि उसने पार्थो की बात में हाँ करके वाकई मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा लिया था या फिर एक नई मुसीबत अपने सिर पे सवार कर ली थी। कुछ ही देर में तैयार होकर लैला पार्थो के सेट के लिए निकल चुकी थी, लेकिन लैला जैसे ही सेट पर पहुंची वैसे ही वहां की तैयारी देखकर कुछ चौंक सी गई। जिस कमरे में उन दोनों के बीच रिहर्सल कम स्क्रीन टेस्ट होनी थी, वहां पर सब कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ था जैसे कि सचमुच की शूटिंग होने वाली हो। लैला के आते ही पार्थो ने एकदम से खुश होते हुए उसे वेलकम किया और बोला, ये सेट मैंने इसीलिए तैयार करवाया है ताकि तुम अंदाजा लगा सको ये फिल्म कितने बड़े बजट की है, ताकि तुम्हें इस बारे में फैसला लेने में और भी आसानी हो कि इतनी अच्छी फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज हो जाना चाहिए। लैला ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और फिर उसकी नजरें दिव्या को तलाशने लगी। कुछ ही देर में दिव्या नजर आई तो लैला ने महसूस किया कि वो हमेशा की तरह अब भी उतने ही एटीट्यूड में है। कुछ ही देर में फिर पार्थो के एक्शन बोलते ही उन दोनों ने स्क्रिप्ट पढ़ते हुए अपनी अपनी लाइन पढ़नी शुरू कर दी। लगभग 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद दोनों के बीच होने वाले डायलॉग नेचुरल और रियलिस्टिक महसूस होने लगे थे। फाइनल रिहर्सल के बाद वहां मौजूद पूरे क्रू ने उन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाई। तब एडी ने दिव्या से कहा, दिव्या मैम तो यूं ही परेशान हो रही थी कि लैला मैम से उनकी केमिस्ट्री सही नहीं है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों की बॉन्डिंग का कोई जवाब नहीं। इतने लोगों को ऐसे तारीफ करता हुआ देखकर लैला को भी खुद में काफी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। कुछ देर में जब वो निकलने लगी तब दिव्या ने उसे टोकते हुए कहा, ये रिहर्सल करके ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वाकई ये फिल्म काफी यादगार होने वाली है। उसके टोकने पर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती हुई लैला ने ठिठक कर रुकते हुए कहा, मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ। वैसे वाकई तुम एक बेहतरीन कलाकार हो दिव्या। उम्मीद करती हूँ कि इस बार हम दोनों पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। उसकी बात सुनकर दिव्या ने एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, जरूर, क्यों नहीं। लैला ने उसे बाय करके उससे विदा ली और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ गई, जबकि दिव्या ने उसे जाते हुए देखकर धीरे से कहा, तुम भी एक मेहनती एक्ट्रेस हो लैला, और दिव्या ये चाहती है कि तुम्हारी इस मेहनत का नजारा पूरी दुनिया देखे। कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। पार्थो के सेट से निकलते हुए लैला ने सोहन को वापस घर की तरफ चलने के लिए कहा। तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी। उसने सोहन से कहा, सोहन भैया, वो जरा अखबार बढ़ाना। सोहन ने जी कहते हुए वो पेपर लैला की तरफ बढ़ा दिया और बोला, वैसे आजकल कुछ खास खबर नहीं आ रही है अखबार में, वही हमेशा की तरह चोरी, डकैती और महंगाई की खबरें। हाँ भैया,
अब तो जैसे आम जनता को इन सब न्यूज की आदत सी हो गई है। एक रोज ये सब खबरें पढ़ने को ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई जरूरी काम छूट सा गया हो। अब यहाँ अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आने के चक्कर में सुबह तो अखबार पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो सोचती हूँ कि रास्ते में सरसरी नजर देखकर ये अधूरा काम पूरा कर लूं। लैला ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि सोहन खिलखिलाकर हंस पड़ा था। लैला भी मुस्कुराते हुए अखबार के पन्ने पलटने लगी थी। अभी उसने 2-3 खबरें ही पढ़ी थी कि तभी उसकी नजर सुधांशु के लिखी न्यूज पर चली गई। उसने पगली माई के बारे में सारी बातें बताकर शहर के सभी पागल खानों से अपील की थी कि अगर उनके यहाँ कोई भी ऐसे पेशेंट है तो वो उनके बारे में सुधांशु को खबर करें ताकि उनके बेटे को उनसे मिलवाया जा सके। लैला को एक खबर पढ़कर बेहद अच्छा लगा। उसने कार की बैक सीट से अपना सिर टिकाते हुए मन ही मन सोचा, चलो अब जरूर माई को अपना बेटा मिल जाएगा। अभी वो ये सोचकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी जैसे उसके मन में एक ख्याल आया, लेकिन अगर पगली माई के बारे में बताते हुए असाइलम वालों ने सुधांशु को मेरा नाम बता दिया तो कहीं वो खोजी पत्रकार मेरी पिछली जिंदगी के राज भी मालूम न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो फिर। सोचते हुए लैला की रूह कांप सी गई। उसने एकदम से सोहन से कहा, सोहन भैया प्लीज कार यहाँ से राइट ले लो, मुझे कहीं और जाना है। सोहन ने उसे ऐसे कहते हुए सुना तो कुछ फिक्रमंदी से पूछा, ऐसे अचानक से कोई काम याद आ गया क्या? लैला ने उसे टालते हुए कहा, हाँ भैया एक जरूरी काम है, आप प्लीज राइट लेकर सीधे चलते रहिए। लगभग 20 मिनट तक लैला के बताए हुए डायरेक्शन में कार मोड़ते हुए सोहन ड्राइव करता जा रहा था। तभी एक मोड़ पर लैला ने उसे कार रोकने के लिए कहा, बस 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 आप यहीं पर रोक दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप इंतजार करना। न जाने क्यों सोहन को उसका रवैया अचानक से काफी शक में डालने वाला लग रहा था। उसने जाती हुई लैला को टोककर कहा, आप कहें तो मैं भी चलूं साथ में? लैला ने ठिठक कर जल्दी से कहा, नहीं भैया मैं बस अभी आई, आप यहीं इंतजार करें। कहकर वो तेज तेज कदमों से चलती हुई आगे बढ़ गई। अगले मोड़ पर कुछ आगे जाकर ही असाइलम था। असाइलम में पहुंचकर लैला ने वहां काउंटर पर मौजूद सिस्टर से कहा, वो मुझे डॉक्टर रस्तोगी से मिलना था, वो जो फुटपाथ से लाई गई माई का इलाज कर रहे हैं। तब सिस्टर ने जवाब दिया, डॉक्टर रस्तोगी तो अभी इंडिया से बाहर गए हुए हैं मैडम, उनके एब्सेंस में अभी सिस्टर रीटा ही इंचार्ज है उन माई की, अब चाहे तो उनसे मिल सकती हैं। लैला ने जल्दी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज थोड़ा जल्दी मिलवा दीजिए, उनसे कहिएगा कि लैला रॉय उनसे मिलना चाहती है। सिस्टर ने ओके कहते हुए इंटरकॉम पर किसी से बात की और फिर उसे एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा, सिस्टर उधर दूसरे नंबर के केबिन में मौजूद हैं, आप उधर ही चले जाइए। लैला तेजी से चलती हुई उसके बताए हुए डायरेक्शन में आगे बढ़ गई। केबिन का दरवाजा नॉक करते हुए अंदर से उसे आवाज आई, हाँ सुधांशु जी, आपने जिस पेशेंट के बारे में अखबार में खबर छापी है वो हमारे असाइलम में है। ये सुनते ही लैला ने एक झटके में दरवाजा खोला और सीधे सिस्टर रीटा की टेबल पर आ पहुंची। सिस्टर उसके ऐसे अंदर आ जाने से कुछ परेशान होते हुए बोली, अरे अरे आप ऐसे अंदर ऐसे कैसे आ गई? लेकिन लैला ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान दिए बगैर ही एक झटके में ही फोन कट कर दिया। सिस्टर इस बार गुस्से में बोली, अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना मिस लैला, ये क्या बदतमीजी है? क्या लैला समझा पाएगी सिस्टर रीटा को अपनी बात, या पगली माई के रास्ते सुधांशु पहुंच जाएगा लैला के पास तक? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।